हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 7 भेड़ाघाट का अध्ययन करेंगे। भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यह जबलपुर से 13 मील दूर स्थित है। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। लेखक ने नर्मदा के तट पर बसे भेड़ाघाट तथा आसपास के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। भेड़ाघाट नामक जो पाठ है यह यात्रा वृत्तांत है। इसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। जब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी भेड़ाघाट घूमने गए थे तो उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती। शायद 1914 की बात है जब पहले पहल भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। यह कौन कह रहे हैं? यह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि यह शायद 1914 की बात थी जब उन्हें पहले पहल भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट तो देख लिए थे। यानी ये जब जबलपुर में रह रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, तब इन्होंने जबलपुर में ही ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट थे उन्हें तो देख लिए थे, किंतु बहुत कीर्ति सुनकर भी भेड़ा घाट नहीं पहुंच सका था। यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत नाम सुना था भेड़ाघाट का, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है, किंतु इतना सब नाम कुछ कीर्ति सुनने के बाद भी उन्हें अब तक भेड़ाघाट देखने का अवसर नहीं मिला था। कहते हैं एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक बताए जाते हैं, नीम के एक झाड़ के नीचे बैठे थे, अपना संस्कृत कोश लिख रहे थे और सुना यह गया कि अपने शब्दकोश में लता और वृक्षों का वर्णन करते हुए वे नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। यही स्थिति मेरी हुई थी। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि एक बार क्या हुआ कि संस्कृत के एक बहुत ही दिग्गज लेखक थे जो कि सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से यानी नवरत्नों में से भी एक थे। तो वो एक बार संस्कृत कोश लिख रहे थे। अब उन्होंने संस्कृत कोश लिखते लिखते क्या किया कि लता और वृक्षों का तो वर्णन कर दिया, किंतु नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। क्योंकि नींबू के पेड़ के नीचे बैठे थे वो, हाँ, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो उसी पेड़ का वर्णन करना भूल गए और लता सभी वृक्षों का उन्होंने वर्णन कर दिया। उसी प्रकार क्या था कि इन्होंने नाम तो सुना था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भेड़ाघाट का, कि भेड़ाघाट की कीर्ति भी सुनी थी, लेकिन इन्होंने उसका अभी तक भ्रमण नहीं कर पाए थे और ग्वारी घाट तिलवाड़ा घाट ये सब उन्होंने देख लिए थे। लेकिन मेन क्या, नींबू जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नींबू जो कि असलियत में उन्होंने नींबू की तुलना भेड़ा घाट से करके कहा है कि जिस तरह वो संस्कृत के दिग्गज लेखक नींबू का वर्णन करना भूल गए, उसी प्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी अभी तक भेड़ा घाट के दर्शन नहीं कर पाए थे। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील ही तो है। यानी भेड़ाघाट जबलपुर से केवल 13 मील दूर स्थित है। लगभग आधे घंटे में हम मीरगंज स्टेशन पर आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तेज समझी जाती थी। हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए थे। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को कभी भी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चले, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। यानी
जब ये मीरगंज स्टेशन पहुँचे तो 10-11 मील पहुँच चुके थे ये आगे। तो वहीं पर इन्हें कौन मिले, 2-3 अंग्रेज मिले। चूँकि भेड़ाघाट बहुत ही ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल था, तो वहाँ पर अंग्रेज लोग भी उसे देखने आते थे। तो क्या हुआ कि जो ये लोग साथ में चल रहे थे, थोड़ी दूरी पर थे अंग्रेज लोग। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जैसे हम रात में कहीं जा रहे हों, तो ऊपर चमकने वाला आसमान में शुक्र तारा भी हमें अपना साथी मालूम होता है, अर्थात अपने साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा हमें लगता है। उसी प्रकार ये भी हमारे साथ साथ वाले साथी थे, किंतु हमारी विचार धारणा में सैकड़ों मील दूर थे। यानी हमारी विचारधारा और इन अंग्रेजों की विचारधारा में बहुत ही अंतर था। उन दिनों मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। नर्मदा के जो दोनों किनारे हैं वो क्या है, संगमरमर पत्थर के हैं। किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था, यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। यूं नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो इसके किनारे, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, और उसके संघर्षमयी होने का तो मैं इतना कायल हूँ कि अन्य वे नदियाँ मुझे याद नहीं आती जिनके किनारे सन्यासी के सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिनकी धार में घर घर शब्द होता है, जिनकी रेती बहुत बारीक और मुलायम होती है। घुटे हुए किनारे की नदियाँ के पास जब जाने को मिला, लगा यह भी एक सजा है जिसे तो सिर्फ भोग ही लेना है। वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नानार्थी आते हैं जाते रहते हैं, श्लोक का पाठ होता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत रेलें आती हैं, यह सब ठीक है। किंतु किनारे जो रुके हुए हैं, कहते हैं बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। सो मुझे तो बीहड़, नर्मदा, उसके प्रपात तथा उसका घर्षण ही प्यारा लगता है। यहाँ पर एक लाइन आई है कि बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। इसका मैं आपको अर्थ समझाना चाहूँगा कि इसका आशय यह है कि अपना देखा वाला और मनपसंद स्थान ही सबको अच्छा लगता है। क्या होता है कि जिस प्रकार बैल को अपना खूंटा यानी उसका जो निश्चित स्थान रहता है वह अच्छा लगता है, वही उसे सुख मिलता है, वहीं उसे आनंद मिलता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपना देखा वाला और जो मनपसंद स्थान होता है वो ही क्या लगता है, वो ही उसे सुख देता है और आनंद देता है। तो क्या था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का बचपन क्या हुआ कि नर्मदा के किनारे ही गुजरा। वो नर्मदा किनारे के वासी थे, वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई, वहीं पर वो बड़े हुए, उनका संघर्ष भी वहीं पर हुआ सारा कुछ। तो क्या हुआ कि उन्हें सिर्फ नर्मदा नदी से इतना लगाव था कि अन्य जो नदियाँ थीं तो उन्हें उनसे इतना लगाव नहीं था जितना लगाव उन्हें अपनी नर्मदा जी से था। मैं तो आपसे भेड़ाघाट की बात करना चाहता था ना। हाँ, अब भेड़ाघाट की ही बात करें। यूं तो अमरकंटक से निकली है और ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, यानी गौरी घाट और जो तिलवाड़ा घाट है भी जबलपुर से बहुत ही निकट है। किंतु भेड़ाघाट नहीं देखा था अभी तक। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि भेड़ाघाट आ गया। क्या था, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, अमरकंटक से निकली है। यानी नर्मदा नदी का जो भी ओरिजिन है, यानी जहाँ से वो निकली हुई है, जो उसके निकलने का स्थान है, तो अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी। और इसमें टोटल उन्होंने एग्जैक्ट दूरी बता दी है कि 800 मील, यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर 800 मील दूर तक बहती है और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अमरकंटक से निकलने से 154 मील पर भेड़ाघाट आता है। मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर बही, यहीं बीचों बीच भेड़ाघाट है। कहते हैं
यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या ही कर रहे हैं। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। काटने से कट भले ही जाए, किंतु झुकना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वला मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांदी जैसी चमक उठती हैं, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती हैं। हाँ, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है, तब भी वे अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं हैं। इन सब को तपस्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यानी इसमें नदी के पानी में जो चट्टानें खड़ी हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे अंधकार हो, चाहे उजाला हो, ये चट्टानें हमेशा खड़ी हैं, सारे संकटों का सामना करती हैं। तो ये एक प्रकार की तपस्या ही हुई। नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है। यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई नीचे गिरती है। धुआंधार प्रपात बनाती हुई यानी ये देखिए इस चित्र में क्या है, नदी का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पर दूध जैसी धारा लगने लगती है नदी की, तो इसे ही दूध धारा कहा जाता है। तब उसने, उसकी मछलियों और मगरमच्छों ने यह नहीं सोचा होगा कि उसके मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की दो विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी, जो उसे दुलार उससे उसने अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया होगा। जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त न हुआ होगा, वह दुलार उसी सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानें देने वाली हैं। उस समय ऊपर नीला आसमान, मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर के इन गौरव शिखरों पर खड़े होकर लगता है कि विधाता को चुनौती भेज दें कि करो कोशिश, एक सा बनाकर दिखाओ भला। इस समय नदी नर्मदा का नीचे की ओर फिसलते जाना, यानी नर्मदा नीचे की ओर फिसलती जाती है। दृढ़ के सामने तरल तरलत्व की यह लाचारी निष्काम होकर भी कितनी शोभाधाम हो गई है। लगता है जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं उन्हें शोभाधाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं तो उन्हें शोभा धाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते। यह इसलिए कहा है चतुर्वेदी जी ने कि क्या होता है, नर्मदा नदी फिर आगे बढ़ती हुई नीचे गिरती है और नीचे फिसलती जाती है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जो जनसेवा करने वाले जो लोग होते हैं तो क्या होता है, उन्हें कोई नीचे नहीं गिरने देता, उन्हें उनके लोग, उनके प्रशंसक हाथों हाथ उठा लेते हैं। उसी प्रकार क्या है, जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है, नीचे गिरती है, परंतु उसे सुंदरता प्राप्त होती है। वो नीचे गिरती है, प्रपात बनाती है तो और सुंदर लगने लगती है। यानी जो लोग जनसेवा के लिए नीचे गिरते हैं, लोग अन्य लोगों को नीचे नहीं गिरने देते। उसी प्रकार नर्मदा नदी जो जिसका महत्व बहुत अधिक है, वो जब नीचे गिरती है तो वो और अधिक उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा है। नगण्य तुम हो जो उसका मूल्य नहीं कूद पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही मिट जाएंगे। क्या हुआ कि संगमरमर के ऊपर जो हरी घास और घास पात देखी, जो संगमरमर के पत्थर पर, तो क्या कहा, पंडित जी ने कहा कि यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तो तब क्या कहा कि ये तो
उनसे कहा गया पंडित जी से कि आप तो आ जाए हैं भेड़ा घाट देखने, लेकिन ये जो आप जिसे कुल कलंक कह रहे हैं, ये तो इसने जन्म ही यहाँ लिया है, जन्म लेते ही भेड़ा घाट देखा है और भेड़ा घाट देखते ही इसे मिट जाना है। नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहां खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धाला आए, दूध धारा, आहा कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए जब जोर का घर्षण हो तो जीवन भी दूध जैसा उजला क्यों ना हो जाए। क्या होता है, नर्मदा नदी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ये प्रपात बनाती है। अपन ने पिछले पेज पर जब वो चित्र देखा था तो इसमें दूध जैसी धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी जो घर्षण होता है उससे दूध जैसी धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे ही दूध धारा कहते हैं। तब ना दूध धारा के पास जो लोग स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियाँ जो उन्होंने कश्मीर की शोभा के लिए कहीं, यहाँ आकर ठीक बैठती हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप सवारती, पल पल पलटती भेष, छलक छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुल परी, सैल के सिर पर फैली। क्या हुआ है, प्रकृति यहाँ बिल्कुल शांत बैठी हुई है। यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, चारों ओर का वातावरण, ऊपर फैला नीला जो आकाश है और नर्मदा नीचे घूरती हुई प्रपात बनाती है और जो दूध धारा बनती है, मानो यह सब एक जादूगरी है और सारा विश्व एक बाजीगर थैली के समान हो गया है। और यहाँ पर क्या लगता है कि ये सब कुछ एक सेल के सिर पर यानी पत्थर के सिर पर फैला हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नजर डालिए, वे छल रही हैं, गल रही हैं। एक सफेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। या नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर देखा है, इसे अमर ही देखेगी। क्या है कि हिमालय पर्वत जो है, तो पर्वत की जो बर्फ रहती है वो तो क्या रहती है, गलती भी है ढलती भी है। बर्फ का तो काम ही है ढलना और गलना, लेकिन नर्मदा का क्या है, यहाँ जो सफ़ेदी है नर्मदा के पानी में, ये कभी नहीं मर सकती। ये शताब्दियों से अमर है और हमेशा अमर ही रहेगी। बेचारा भूगोल उस दिन मुझसे कहने आया, यह मंडला जिले में नहीं है। आप निकट से जबलपुर जिले से भले ही आए हों, किंतु ये जबलपुर जिले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। यानी क्या है, असलियत में ये भेड़ाघाट जो है वो सिवनी जिले में बह रही है ये जो धारा। किनारे पर मंदिर भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं, किंतु मन में तो उस कृष्णत्व के साथ खेल रहा था जो सतपुड़ा की संगमरमरी गोद में अपनी श्यामता का गौरव बिखेर रहा था। भेड़ाघाट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ाघाट तक पक्की सड़क है, किंतु यह कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद से आते। यानी भेड़ाघाट के सौंदर्य को देखने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़े तो वो भी जायज है। जब जब नर्मदा नीचे की ओर बहती है तो मन ऊपर को किसे ढूंढने जा रहा है। वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी भीग क्यों नहीं उठा। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरी शंकर का मंदिर है, एक 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जल प्रपात का घर घर का शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते। इस बदनसीब प्रकाश ने मानव को बहुत कम, उससे लिया बहुत कुछ है। रात हुई, माना कि पक्षी घोंसले में सो गए, किंतु उनसे भी ऊपर नए चमकने लगे ना। रात है, मानो सन्नाटा पहरा है। इस समय वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है। क्या है, जो पानी की गिरने की घर घर आवाज आती है, तो जो वायु रहती है वो भी इसका शब्द ले लेती है। और गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से यह घर घर की आवाज़ पहुंच जाती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया। नथ बना देने बाले को देवियां याद रखती हैं, नाक बनाने वालों को भूल जाती हैं।
मानो नाक पाना उनका अधिकार था और नथ देना किसी दूसरे का अधिकार था। यानी जो नथ पहनती हैं महिलाएं हैं, उनको बनाने वाले को तो याद रखती हैं देवियां, किंतु नाक बनाने वालों को भूल जाती हैं। सो यह पूछने की तबीयत नहीं है कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई, किंतु इतिहास की कुदेरन से यह क्यों ना पूछा जाए, कहो भाई यह मंदिर किसने बनवाया। यानी मंदिर ये किसने बनवाया। तो ऐसा कहा गया है कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अलहणा देवी ने संवत 1155-56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। गत 850 वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है, किंतु मूर्ति पर हमारे प्रमाणों के चिन्ह हो ना हो, नर्मदा के स्वरों की तह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई है। यानी मूर्ति पर प्रमाण हो ना हो कि ये किसने बनवाया, किंतु नर्मदा के स्वरों की तह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो इस पाठ के लेखक हैं, आइए उनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को वावई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हुआ है, यानी ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, धरण ज्वार आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक आपकी रचना बहुत लोकप्रिय है। आप सभी ने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ। चाहे नहीं मैं सुरवालाओं की मैं गूथा जाऊं वाला पाठ, तो ये भी उन्हीं की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। वह कवि ही नहीं पत्रकार भी थे। उन्होंने उनके द्वारा संपादित कर्मवीर का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह भेड़ाघाट नामक पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। इसकी अगली वीडियो में हम भेड़ाघाट के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।